नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसीआई में स्वागत है। आज है 10 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो गई और गुरु पूर्णिमा भी है आज, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मेरे पर ईश्वर की असीम कृपा हमेशा ही रही है कि मध्य विद्यालय हो, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या फिर तैयारी के दौरान हो, हमेशा ही अच्छे शिक्षक मिले हैं, शानदार शिक्षक मिले हैं। शानदार शिक्षक का क्या तात्पर्य होता है, गुरु का क्या तात्पर्य होता है? ऐसे व्यक्ति जो आपको साहसी बनाएं, जो आपको मन मस्तिष्क को आज़ाद करें, किसी सोच के अंतर्गत आपको गुलाम ना होने दें, आपको ये सिखाएं कि अगर लाख आदमी किसी चीज़ को सही मान रहे हैं, आपको अपनी बुद्धि से अगर वो चीज़ गलत लग रहा है तो गलत बोल दीजिए उसको। अपने बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करें, स्वतंत्र सोच का निर्माण करें। वही गुरु होता है, वही शिक्षक होता है। फैक्ट्स तो किताबों में लिखे होते हैं, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर को भी सारे फैक्ट्स पता होते हैं। विश्लेषण और तार्किक क्षमता डेवलप करना, अपनी स्वतंत्र सोच को, अपनी स्वतंत्र व्यक्तित्व को डेवलप करना, यही होता है वास्तविक एजुकेशन। और ये मेरे जीवन में जितने भी गुरु आए हैं, मध्य विद्यालय से लेकर के और हाई स्कूल, फिर इंटर कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज जो है, उसके पश्चात से फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर तैयारी के दौरान, तो सारे ही अच्छे शिक्षक मिले हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे शिक्षक की हमेशा ही कदर करनी चाहिए। वो सफलता और असफलता से ज़्यादा व्यक्तित्व का निर्माण जो है जीवन में, वो मायने रखता है। अगर आपका व्यक्तित्व का निर्माण सही तरीके से हो जाता है तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, आप असफल नहीं होंगे। परीक्षा कैरियर डिसाइड करता है, सफलता और असफलता डिसाइड नहीं करता है। आपका कैरियर किस फील्ड में होगा वो परीक्षा डिसाइड करता है कि आप पास कर जाएंगे तो एसडीएम डीवाईएसपी बनेंगे। व्यक्तित्व आपका पूरा जीवन डिसाइड करता है कि आप जीवन में एक सफल व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे। कई सारे अधिकारी बन के भी व्यक्तिगत जीवन में या मानवीय जीवन में असफल हो जाते हैं, गलत कृत्य करते हैं, सही लोग नहीं बन पाते हैं। जबकि अगर कोई सफल व्यक्ति है तो सफलता उसके जीवन में किस चीज़ से मापा जाना चाहिए, किसने अच्छे कर्म कितने किए हैं, इसी का आधार पर कोई व्यक्ति सफल होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पढ़िएगा अच्छे से। कितने दिन बचे हुए हैं? आज 10 तारीख हो गया है और 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो मैं 60 ही दिन मांग लूँगा, क्योंकि बीपीएससी में तो सेंटर भी दूर दूर दिए जाते हैं, ख़ास तौर से लड़कों को जीवन में कुछ ज़्यादा ही कष्ट मिला हुआ है आजकल। तो 60 दिन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब तो लड़कियों का भी सेंटर दूर दिया जाता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो गुजरात में एक बहुत ही बड़ा सा हादसा हुआ है। टैक्स हम देते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा और सुविधाएं हमें नहीं मिलती है। सड़क पर चलते हुए कभी पानी में आपको इलेक्ट्रिक करंट लग के मृत्यु हो सकती है, कभी पुल गिर सकता है। 3 साल पहले से इस पुल को लेकर के आशंका जताई जा रही थी कि बहुत ही कमज़ोर है। ज़रा हाइट देखिए इसकी कितनी ज़्यादा है। वहाँ से लोग गिरे हैं इस नदी में। इस नदी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। महिसागर इसको कहा जाता है। कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है बहकर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सुविधाएं भारत में अभी भी नहीं के बराबर में मिलती हैं। दुबई ने एक वीज़ा रूल को जारी किया है, बता ही देता हूँ। इसको कहा जा रहा है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा कहा जा रहा है। पहले क्या था कि दुबई में अगर आपको वहाँ का निवासी बनना है तो आपको 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते थे तो आपको वहाँ पर अस्थाई तौर पर निवास करने का अधिकार मिल जाता था। लेकिन गोल्डन वीज़ा रूल के तहत में दुबई और वहाँ की सरकार जो है वो भारत के मिडिल क्लास को अपने यहाँ पर बुलाना चाह रही है, क्योंकि उनको अब चाहिए बाज़ार। धीरे धीरे करके तेल पर आधारित जो इकॉनमी है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि तेल ख़त्म हो जाएंगे, तेल मार्केट से ख़त्म हो जाएंगे, उनका उपयोग ख़त्म हो जाएगा कार्बन एमिशन के कारण से। तो गोल्डन वीज़ा के तहत में है कि 23 लाख रुपए में आप गोल्डन वीज़ा परचेज कर सकते हैं और आपका बैकग्राउंड जांचा जाएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका मतलब बैकग्राउंड जांचते किस प्रकार का इंसान है, रिकॉर्ड जांचेगा कहीं क्रिमिनल तो नहीं है। उसके पश्चात से आपको वीज़ा वहाँ की सरकार दे सकती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा भारतीय लोग हैं जो गोल्डन वीज़ा चाह रहे हैं, देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि
सुविधाओं का अभाव है अपने देश में, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। जिस देश की जनता को मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने के नाम पर डराया जाता है, उस देश की जनता एक कंप्लीट इस्लामिक देश में जा कर के रहने के लिए भी तैयार हो रही है। तो समझ जाइए कि किस प्रकार का हम सिस्टम चला रहे हैं अपने देश में, जहाँ पर लोग इस देश में सेफ नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो ये हादसा उसी का है प्रमाण। इस तरह के ढेरों हादसे होंगे। अभी बरसात का सीज़न शुरू हुआ है ना, सारे शहर आपको जलमग्न दिखेंगे। 1 घंटे की बारिश में गुड़गांव साइबर सिटी, नोएडा यूपी का इकोनॉमिक कैपिटल, दिल्ली देश का कैपिटल जलमग्न हो जाता है। शुरू करते हैं, देखिए एक एक करके इस सवालों को एक एक करके इसको हल करेंगे टॉपिकों को। एक चीज़ और है, कल मैंने 15 जुलाई के लिए टारगेट दे दिया है। 15 जुलाई से अगले 15 दिनों का टारगेट मैंने दे दिया है 72 ग्रुप में। आप भी जुड़िएगा। 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, टारगेटेड आंसर राइटिंग शुरू होगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने सिखाया है, बहुत सारे बच्चों ने आज मैसेज किया है, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, कर दूंगा इस वीडियो के पश्चात से आपका रिप्लाई कर दूंगा। ओके। महिसागर नदी जो है, जहाँ पर ये पुल बना हुआ था, ये गिर गया, 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। और क्या ही कहना। महिसागर नदी गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। 2 राज्य गुजरात और राजस्थान से बहती है, ये याद रखिएगा। अरावली से निकलती है और खंभात की खाड़ी, अगर भारत को देखेंगे तो यहाँ पर है खंभात की खाड़ी, यहाँ पर अपना जल गिरा देती है, मोहाना बनाती है। ये इसके बारे में याद रखिएगा। नदी का प्रवाह गुजरात के दक्षिण और मध्य भागों से होकर गुजरता है, जिसमें वडोदरा जिला भी शामिल है, जहाँ पर ये हादसा हुआ है। यह नदी क्षेत्र के लिए पानी की आपूर्ति और सिंचाई का स्रोत है, लेकिन बाढ़ के दौरान यह खतरनाक हो जाती है। और महिसागर नदी की लंबाई 350 किलोमीटर है, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं है, छोटी नदी है। और अरावली से निकलती है तो मौसमी नदी होगी ये। किसी विशेष मौसम में जल ज़्यादा हो जाते होंगे, बाकी समय ये सूखी रहती होगी। इसी पर ये पुल था जो गिर गया। 3 सालों से इस पुल को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इसको रोक देना चाहिए, इसको फिर से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, लेकिन सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी। यह नदी जो है 350 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है। 2 राज्य गुजरात राजस्थान से होकर के बहती है और खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वडोदरा भी इसी के बगल में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा, बहुत ही डिटेल टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट पर आधारित ये टॉपिक है, इसलिए इसको अंत तक देखिएगा। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है गिनी गुणांक और असमानता। गिनी गुणांक और असमानता, इसको हम लोग समझेंगे आज। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, गिनी गुणांक क्या है, असमानता क्या है, समता मूलक का क्या तात्पर्य है, क्या है रिपोर्ट, इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। विश्व बैंक ने, भारत ने न केवल विश्व की 4थी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है, बल्कि यह आज सर्वाधिक समता मूलक समाजों में से भी एक है। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि भारत में समानता काफ़ी हद तक बढ़ी भी है। वहीं दूसरा रिपोर्ट ये भी कहता है कि समानता कम भी हुई है और समानता भी बढ़ी है। दोनों रिपोर्ट को हम लोग समझेंगे कि क्या, किस मायने में कौन क्या अलग बात कर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी गुणांक 25.5 पर है। गिनी गुणांक जो होता है यह लॉरेंज वक्र में, लॉरेंज वक्र का गणितीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक का विकास 1912 में इतावली सांख्यिकीविद कोरोडाड गिनी के द्वारा किया गया था। ये हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखें गिनी गुणांक है। गिनी गुणांक क्या करता है तो मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हो गए हाउस होल्ड्स, कितने हैं वो हो गई संख्या। ये हो गया इनकम, ठीक है। अब 45 डिग्री ग्राफ तो बेसिक पता होगा आपको, यहाँ पर होगा 1 2 3, यहाँ पर भी होगा 1 2 3, ये तो पता होगा आपको। यानी कि 1 1 अगर दोनों का वैल्यू है, 1 1 ही तो लिखते हैं ना, बचपन में पढ़ा होगा। फिर इसको लिखेंगे 2 2, फिर इसको लिखेंगे 3 3। तो यानी कि अगर दोनों का वैल्यू समान रखा जाए तो ये एग्जैक्ट बीच से लाइन गुजरती है, इसको 45 डिग्री का एंगल कहा जाता है। 45 डिग्री पर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स लेंगे इनकम से उनकी समानता स्थापित हो जाएंगी। यहाँ 1 होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा। तो ये आइडियल कंडीशन होता है। क्या होता है बंधुओं, ये इसको बोला जाता है किसी भी देश के लिए आइडियल कंडीशन है ये, कि जब देश में कंप्लीट रूप से इक्वालिटी होगी इनकम की, तो इस प्रकार का किसी भी देश का ग्राफ बनेगा। अब मुझे बताइए, ग्राफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन अगर हम करते हैं तो यानी कि इक्वालिटी कम या ज़्यादा हो सकती है।
इक्वालिटी कम हो सकती है, इक्वालिटी ज़्यादा हो सकती है, क्या हो सकता है भाई। इसको गणना करने के लिए लॉरेंज वक्र के गणितीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है, जिसमें जीरो का मतलब होता है दरअसल यहाँ से जब नीचे की तरफ आते हैं, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर असमानता होगा, वहाँ पर उतना ज़्यादा असमानता होगा। एरिया निकालते हैं, इसका एरिया वगैरह तो पता होगा, एरिया निकालते हैं जिससे असमानता के बारे में पता चलता है। तो गिनी गुणांक कहता है कि जितना ज़्यादा ये वक्र जो है, ये कर्व जो है, ये आइडियल लाइन के नज़दीक रहेगा उतना कम वहाँ पर असमानता होगा। वहीं पर ये आइडियल लाइन से जितना ज़्यादा दूर रहेगा वहाँ पर उतना ही ज़्यादा असमानता होगा, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, कैसे ज्ञात करते हैं, तो बहुत ही आसान सा होता है। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने, थोड़ा बहुत तो रेखा गणित वगैरह पढ़ा होगा। इसको ऐसे गिरा देंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों के एरिया निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा असमानता किसी भी जगह पर मौजूद है। ज़्यादा मैथमेटिक्स समझ जाइए, इतना भी अगर याद रखेंगे तो भी आपका क्लियर रहेगा। 45 डिग्री की रेखा जो होती है इसको क्या माना जाता है, इसको आइडियल कंडीशन माना जाता है कि जितने लोग हैं वहाँ पर उनसे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल इक्वल है, कोई भी इनइक्वालिटी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, इक्वालिटी है, बिल्कुल सही है सब कुछ। जिसमें मान जीरो मतलब पूर्ण समानता, एक अधिकतम असमानता से होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही याद कराने के लिए क्या बोला कि जितना ज़्यादा ये कर्व इससे दूर होगा उतना ही ज़्यादा असमानता होगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा। वहीं पर जितना ज़्यादा ये नज़दीक होगा, जीरो के नज़दीक होगा, जितना ज़्यादा जीरो के नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर समानता होगा। यानी कि जीरो का मतलब पूर्ण समानता, जीरो यानी कि 45 डिग्री का लाइन हो गया, और 1 का मतलब अधिकतम असमानता होता है। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में गिनी गुणांक में इसका मार्क्स निकाला जाता है, अंक निकाला जाता है। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने पर 0 से 100 तक होता है, जहां 0 पूर्ण समानता होता है, 100 अधिकतम असमानता को दिखाता है। परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज का तो मतलब ही होता है कि 100 के परसेंट में निकालते हैं हम लोग, है ना। कम गिनी मूल्य एक अधिक समता मूलक समाज को दर्शाता है। भारत और गिनी गुणांक, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत का गिनी सूचकांक वर्ष 2011 में 28.8 था, जो वर्ष 2022 में घट करके 25.5 हो गया है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि भारत में समानता कहीं न कहीं बढ़ी है। भारत का 25.5 स्कोर इसे मध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी में रखता है। गिनी स्कोर 25 और 30 के बीच में हमारा है, यानी कि हम धीरे धीरे करके शून्य की तरफ में बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी समानता बढ़ रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। कृपया इसको याद रखिएगा। आप गिनी गुणांक का ये लॉरेंज वक्र कहाँ पर पूछा जाता है, तो प्रीलिम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई लॉरेंज वक्र किसको दर्शाता है, तो वो असमानता को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र किसको दर्शाता है, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से भारत उच्च असमानता स्कोर वाले देशों से आगा है, जिनमें चीन का 35.7 स्कोर है, अमेरिका का 41.8 स्कोर है। वहाँ पर असमानता हमसे ज़्यादा है, ऐसा इस रिपोर्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के लिए क्या महत्व है, तो भारत अभी भी G7 और G20 देशों की तुलना में अधिक समान स्थान पर है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। हालांकि वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है, जो पहले आय को लेकर के आया था, आय इनकम को लेकर के, उसमें अभी भी देश के अधिकांश पॉपुलेशन की आय 300 रुपये पर डे के हिसाब से भी नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हो सकता है डेटा खराब हो, सारे हो सकता है डेटा गड़बड़ हो सकता है इतनी गरीबी नहीं हो भारत में, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। तो भारत सरकार एक अच्छा सा डेटा निकाल करके लोगों को दे दे, दुनिया को दे दे, एक सही और सटीक विश्वसनीय डेटा निकाल करके, ये भी तो इसका समाधान हो सकता है। भारत की इक्विटी सफलता के पीछे प्रमुख कारक कौन से हैं? गरीबी में कमी। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से अब तक 171 मिलियन भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। पिछले ही महीने मैंने आपको ये रिपोर्ट पढ़ाया था कि भारत ने गरीबी को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्व बैंक ने वैश्विक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपनी वैश्विक चरम गरीबी सीमा को 2.15 अमेरिकी डॉलर से संशोधित करके 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन कर दिया है 2021 की कीमतों का आधार पर। यानी कि $3 से कम अगर आप कमा रहे हैं तो आप अत्यधिक गरीब में आएंगे, लेकिन भारत में अत्यधिक गरीबी की दर कम हुई है। $3 बोले तो कितना हो गया भाई, 80 ही मान कर चलेंगे तो 240 रुपये, ठीक है, आप 250 रुपये मान लीजिए। 250 से कम अगर आपकी पर डे की इनकम है तो आप अत्यधिक गरीब में नहीं आएंगे।
यह नया मानक बुनियादी जीवन के अधिक यथार्थवादी लागत को दर्शाता है। वर्ल्ड बैंक ने इसमें चेंज किया, जिसके बारे में आपको डिटेल पढ़ा चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक ने 2.15 अमेरिकी डॉलर को बहुत दिनों तक गरीबी रेखा निर्धारण के लिए रखा था इस लाइन को, लेकिन अब उसको संशोधित करके 3 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया, क्योंकि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में ये पूछा जाएगा आपसे, प्रीलिम एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे, और ये 2021 के कीमतों का आधार पर किया गया है। $3 प्रतिदिन का आय से अगर आपका कम है तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते हैं। पिछले दशक में 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की हिस्सेदारी है, जो जून 2025 तक अत्यधिक गरीबी वैश्विक सीमा थी। 2011-12 में 27.1% से घट करके 2022-23 में 2.3% रह गई है, ऐसा इस रिपोर्ट के अनुसार से कहा गया है। निरपेक्ष रूप से अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घट करके 75.24, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में 344 मिलियन लोग रह रहे थे, वो अब घट करके 75.24 मिलियन रह गया है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। तो यानी कि ये दिखाता है कि कहीं न कहीं गरीबी भारत में कम हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप गिनी गुणांक में भी सुधार देखा गया। गिनी गुणांक रटने की समस्या खत्म हो गई होगी आई थिंक। अब किसी को भी समझा सकते कि भाई गिनी गुणांक होता क्या है, मैथमेटिक्स में नहीं भी जाके तो भी बता सकते हैं, है ना। समानता के लिए कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये समानता के लिए लाया गया था। आधार व डिजिटल पहचान, जिसके जरिए समानता स्थापित हुआ है। डीबीटी योजना हो गया, और जैम कहा जाता है बंधुओं, जनधन, आधार और मोबाइल। ठीक है, जनधन यानी कि सभी गरीब व्यक्ति जो भी भारतीय हैं, सबके तो पहले थे ही, अमीर व्यक्ति के, वेतनभोगी के, मध्यम क्लास के तो थे ही, किसके बैंक अकाउंट नहीं थे भाई, गरीब व्यक्तियों के नहीं थे। मोदी गवर्नमेंट की 2014 के बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ है तो यही है कि हर गरीब व्यक्ति का कुछ न कुछ खाता खुला हुआ है। तो जनधन उसको कहा जाता है। आधार यानी कि आधार और मोबाइल के जुड़ने के कारण से डीबीटी बहुत ज़्यादा आसान हो गया। सरकार किसी को भी डायरेक्ट पैसे भेज सकती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जो 6,000 रुपये वार्षिक तौर पर भेजे जाते हैं, उसको 12,000 किया जा सकता है। कई सारे राज्यों में महिलाओं के लिए डायरेक्ट पैसे की सहायता देना शुरू किया गया है, कहीं पर 2,500, कहीं पर 3,000। ये सब योजनाएं, जैसे बिहार में भी इलेक्शन है तो कोई बोल रहा होगा मैं 2100 दूंगा, कोई बोल रहा होगा 2500 दूंगा, तो ये भी इसी को सत्यापित करता है कि भाई जनधन, आधार, मोबाइल ने लोगों तक सरकार की पहुंच को बढ़ाया है। आयुष्मान भारत के द्वारा हमने स्वास्थ्य पर जो लोगों का खर्चा होता था उसको कम किया है। स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत सारे लोगों को अन्न दिया जाता है मासिक तौर पर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत में ऋण दिया जाता है आसान किस्तों पर और सब्सिडी के साथ में, ताकि लोग अपना उद्योग धंधे शुरू कर सकें। यानी कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है पिछले 11 वर्षों में, अब तो 2025 आ गए, 11 वर्षों से मोदी जी हैं सरकार में, तो कई सारे स्कीमें हैं जिसके तहत में क्या हुआ है कि लोगों को सहूलियत पहुंची है, गरीबी कम हुई है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम कम करने में सफल हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी देश के लिए। भारत की समानता से जुड़ी उपलब्धियों को प्रभावित करने वाली चुनौतियां और संरचनात्मक चिंताएं भी हैं। अब देखिए, समानता में हमारे सामने कुछ अभी चैलेंजेस भी बाकी हैं। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि समानता में भारत में कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं। पूछे जाते इस प्रकार के सवाल। इस बार का GS2 का पेपर देख लेना आप, पूछा जाएगा, है ना। और आपसे पूछा जा सकता है भाई समानता में चुनौतियों केवल बताइए और उसके समाधान बताइए। हो सकता है आपसे समतामूलक वाला रिपोर्ट पूछे ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, निम्न असमानता सूचकांक के बावजूद उच्च गरीबी है अभी भी भारत में। 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा, जो निम्न आय वाले देशों के लिए उपयुक्त है, के आधार पर वर्ष 2022 में भारत की गरीबी 28.1% थी। $2.15 के आधार पर तो हमने गरीबी को काफ़ी कम कर लिया है, लेकिन 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन पर अगर हम लोग आ जाएंगे तो 2022 ईस्वी में भारत में गरीबी 28.1% थी। देश का 28% आबादी गरीब है। अब 140 करोड़ का आप 28% निकाल लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी आबादी है। अब भी 300 मिलियन से अधिक व्यक्ति गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जो समानता संबंधी दावों की स्थिरता पर सवाल खड़े करते हैं। वेतन में आय असमानता बहुत ज़्यादा बना हुआ है। शीर्ष 10% व्यक्ति निचले 10% की तुलना में 13 गुना अधिक कमाते हैं।
जो हमारा जनसंख्या है उसमें शीर्ष 10% जो आय वाले लोग हैं वो नीचे के 10% की तुलना में 13 गुना ज़्यादा कमाते हैं। ये अत्यधिक असमानता को संरेखित करता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि किसी कंपनी के CEO की कितनी ज़्यादा आय होती है और उस कंपनी में जो लोअर पोस्ट पर लोग काम कर रहे हो तो उनकी कितनी ज़्यादा आय होती है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा असमानता है यहाँ पर। वर्ष 2023 में आय के लिए गिनी गुणांक 0.410 है, जो 1955 में 0.371 से दीर्घकालिक आय असमानता वृद्धि को स्पष्ट करती है। 2023 में आय इनकम के हिसाब से गिनी गुणांक निकालेंगे तो हमारा 1955 की तुलना में बढ़ ही गया है, यानी कि हम 0 से और दूर ही हुए हैं। 0.3 था तो 0.4 हो गया है, यानी कि असमानता बढ़ गई है। सबसे संपन्न 1% व्यक्तियों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक है, जबकि निचले 50% लोगों के पास में, यानी कि 70 करोड़ लोगों के पास में देश की 3% संपत्ति है केवल। ठीक है, और 1% लोगों के पास में, यानी कि 140 के 1% कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। तो उतने कम लोगों के पास में देश की संपत्ति का 50% मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़े बहुत ज़्यादा भयावह हैं। पुरानी गरीबी रेखा वर्तमान में भारत में सी रंगराजन द्वारा 2014 में तय की गई गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति मासिक आय 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये तय किया गया था। शहरों में 1407 रुपये एक महीने में आपको रहना है और ग्रामीण इलाके में 972 रुपये में रहना है। और अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप गरीबी में आते हैं। मुझे बताइए, 1000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में कमाने वाला आदमी प्रति महीना ये गरीब नहीं होगा? ये गरीब नहीं होगा क्या? पता नहीं कौन सा नशा करके इस तरह के आंकड़े बनाए जाते हैं। अवसरों तक असमान पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल सेवाओं तक अभी भी असमान पहुंच है, जो हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही नहीं बनाए गए हैं। क्या स्थिति होगी अल्पसंख्यकों की? अल्पसंख्यक आयोग जो इतना बड़ा आयोग है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद अप्रैल 2025 से खाली पड़े हैं। ये जुलाई चल रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अप्रैल 2025 अपने पूर्व नेतृत्व के सेवानिवृत्त होने के बाद से बिना अध्यक्ष और कई सदस्यों के कार्य कर रहा है। कार्य नहीं कर रहा है, बस बैठा हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यह एक सांविधिक निकाय है। संविधान में इसकी चर्चा नहीं है कहीं पर भी, लेकिन कई सारे लोग मांग करते हैं कि इसको संवैधानिक बॉडी बनाना चाहिए, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक किस आधार पर होता है? तो धार्मिक आधार पर वर्तमान में होते हैं। उसके आधार पर उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, उनके अधिकार, उनके कर्तव्यों का संरक्षण किया जाए। पहला सांविधिक आयोग 17 मई 1993 को संगठित किया गया था। ये तिथि याद रखिएगा, कई बार बीपीएससी पूछ लेती है इसको। माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना 1978 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। 1984 में इसे नवगठित कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1988 में कल्याण मंत्रालय के आयोग के अधिकार क्षेत्र से भाषाई अल्पसंख्यक को बाहर कर दिया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। हालांकि पूर्ण निकाय की अनुपस्थिति ने इसकी कार्यक्षमता को लेकर चिंताएं उत्पन्न कर दी है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य इसमें होते हैं जो सब मिलकर के इस आयोग को बनाते हैं। इस आयोग के पास में अर्ध न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। समन करने की शक्ति, किसी को भी बुलाने की, सबूतों की मांग करने की शक्ति, अर्ध न्यायिक में ये सारी शक्तियाँ आती हैं इनके पास में। प्रत्येक सदस्य को 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना आवश्यक है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, जो 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन्हीं में से ये सारे के सारे सदस्य आएंगे। और ये सारे सदस्य जो हैं वो इन्हीं 6 में से आने चाहिए, तभी अल्पसंख्यक आयोग में उनकी नियुक्ति हो सकती है। अधिकार व कार्यालय अर्ध न्यायिक अधिकार होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का होता है और अभी रिटायर हो जाने के पश्चात से कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें।
केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकती है। कैसे? दिवालिया घोषित हो जाएं, अपने कर्तव्यों के बाहर कोई वेतनभोगी कार्य स्वीकार कर लें। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उनका जो कर्तव्य है उसके बाहर जाकर के कोई वेतनभोगी वाला, वेतन लेने वाला कार्य कर लें तो उसमें क्या हो जाएगा? उनको बाहर कर दिया जाएगा। कार्य करने से इनकार करें या उसमें अक्षम हो जाएं, किसी न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाला घोषित कर दिया जाए। अगर न्यायालय ने आपको घोषित कर दिया कि आपका मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है तो आपको उस पद से हटाया जा सकता है। अपने पद का दुरुपयोग करें या नैतिक पतन संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाएं तो उनको इस पद से हटाया जा सकता है। भारत में अल्पसंख्यक कौन है, उनके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या क्या है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जब भी एग्जामिनेशन में कोई सवाल आए जहाँ पर ये बोला जाए कि संविधान में इसको डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, तो 99% केस में वो स्टेटमेंट गलत होंगे, क्योंकि संविधान में किसी भी चीज़ को डिटेल में परिभाषित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि परिभाषा किसी भी चीज़ की सीमा तय कर देता है। वहीं पर कोई चीज़ अनडिफाइन होता है तो वो अनलिमिटेड हो जाता है, वो उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए माइनॉरिटी का भी कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है। लेकिन संविधान धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। संविधान धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसे केंद्र सरकार द्वारा सूचित किया गया हो कि आप अल्पसंख्यक हैं। भारत सरकार ने प्रारंभ में 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी थी। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रारंभ में यही थे, लेकिन बाद में जैन को भी किया गया। लेकिन धर्म के आधार पर अगर देखेंगे तो धर्म में हिंदुइज्म में ही सिख, बौद्ध और जैन को शामिल किया जाता है। लेकिन सेपरेट तौर पर अगर देखेंगे तो इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि इनकी संख्या कम है। मुस्लिमों को भी मिला हुआ है अल्पसंख्यक का दर्जा। अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यह 6 समुदाय मिलकर भारत की कुल जनसंख्या का 18.80% बनाते हैं। बाकी जो 82% आबादी है वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का है। अल्पसंख्यक घोषित होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सरकार कई बार अल्पसंख्यकों के लिए अलग से योजनाएं चलाती हैं, अलग से कई बार योजनाएं शुरू की जाती है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मंत्रालय भी अलग से काम करता है। और धर्म के हिसाब से 2011 सेंसस के हिसाब से ज़रा आंकड़ा देख लेते हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं और कौन सा धार्मिक समूह कितना परसेंट है। मुस्लिम आबादी 17.22%, 17.22 करोड़ है, 14.2% आबादी है इनकी। ये 2011 का सेंसस है। अभी तो सभी की आबादी बढ़ गई होगी। ईसाई है, ये लगभग 2.78 करोड़ है, 2.3% आबादी है भारत के। सिख जो हैं 2.08, ये 1.7% हैं। बौद्ध 0.84, सबसे कम यही हैं, और इससे भी कम जैन होते हैं, 0.7% आबादी है। जैनिज्म 0.45%, और 0.45 करोड़ और 0.4% इनकी आबादी है। बुद्धों की आबादी लगभग में 84 लाख के करीब में मानी जाती है। ये भी याद रखिएगा, क्या पता इसमें से सवाल पूछ ले आपसे। 2011 सेंसस एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, बिहार में जो अभी चल रहा है चुनाव आयोग का कि हम नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करेंगे, तो उसको लेकर के देश भर के अलग अलग न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, आर्टिकल छप रहे हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त के छप रहे हैं। सभी लोग आपत्ति दर्ज करा रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सही भी है, नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आपको पता है कि बिहार में 2011 सेंसस के अनुसार ग्रेजुएट लोगों की संख्या कितनी थी? तो ओनली 7% आबादी बिहार में ग्रेजुएशन पास है 2011 सेंसस के अनुसार, और 10% आबादी ऐसे हैं जिन्होंने 6ठी 7वीं से ऊपर पढ़ाई लिखाई किया है। 2011 सेंसस अब निश्चित तौर पर ये बढ़ गया होगा, 7 का हो सकता है 20 हो गया हो, 10 का हो सकता है 30 हो गया हो, ऐसा हो सकता है भाई। लेकिन ये आबादी का अपने यहाँ पर लिटरेसी रेट है बिहार में 7% और 10 से 6%। ऐसे में इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो बिहार चुनाव आयोग के द्वारा 1 महीने में लोगों के ऊपर में थोपा जा रहा है, कैसे समझेंगे लोग इस चीज़ को? आप अपने ऊपर में लेकर के मत देखिए, समाज में आस पड़ोस में झांक करके देखिए कि लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में।
कहाँ कहाँ से क्या क्या ढूंढ के ला रहे हैं। 3-3 बार BLO जा रहा है घर पर, तभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसको लेकर के अपने देश की मरी हुई मीडिया ना तो कुछ लिख रही है ना तो कुछ बोल रही है। हिंदी न्यूज़पेपर में तो कहीं नहीं दिखेगा आपको। बिहार में छपने वाले मुख्य न्यूज़पेपर हैं प्रभात खबर, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर भी है। इनमें आपको कोई बड़ी रिपोर्टिंग नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, नथिंग। पंजाब केसरी छाप रहा है, पंजाब केसरी पंजाब का अखबार है, उसको कौन पढ़ता है बिहार में। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस छाप रहा है, उसको कौन पढ़ेगा बिहार के लोकल लोग, क्यों पढ़ेंगे। वो तो प्रभात खबर और दैनिक जागरण और हिंदुस्तान और ये सब पेपर पढ़ते हैं। लोकल न्यूज़ में कौन द हिंदू पढ़ता है, आप मुझे बताइए। इंडियन एक्सप्रेस में छा रहा है, ट्रिब्यून में छाप रहे हैं भाई, डेक्कन हेराल्ड में छाप रहे हैं, तो उसको कोई पढ़ता भी नहीं बिहार में। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्जियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन से ISS पर हैं। इन्हें हैम रेडियो के माध्यम से पृथ्वी से संपर्क किया है। हैम रेडियो के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, और इसी के माध्यम से शुभांशु शुक्ला जो हैं उन्होंने संपर्क किया पृथ्वी से। हैम रेडियो एक लाइसेंस प्राप्त गैर व्यावसायिक रेडियो संचार सेवा है। गैर व्यावसायिक कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता है, जिसका उपयोग शिक्षा प्रयोग आपातकालीन संचार के लिए किया जाता है। ऑपरेटर रेडियो तरंग, ट्रांसीवर और एंटीना की सहायता स्थानीय, वैश्विक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी संपर्क कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से संपर्क किया गया शुभांशु शुक्ला के द्वारा हैम रेडियो के माध्यम से। अब परिचित शब्द लगना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि भाई कभी सुना नहीं हैम रेडियो, ठीक है। इसका पहली बार उपयोग 1983 में अंतरिक्ष यात्री और पृथ्वी के बीच संचार के लिए किया गया था। ISS में ARISS यानी कि ISS पर एमेच्योर रेडियो प्रणाली है, जिसे अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, यूरोप का समर्थन प्राप्त है। भारत में 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से हैम रेडियो लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। भारत में हैम रेडियो ने वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी, 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़, अन्य विभिन्न आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब प्राकृतिक आपदा आ जाए, जहाँ पर सारे कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएं, तो हैम रेडियो के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर आप एंटीना लगा करके संचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कहीं से दूर से, और यही है वो रेडियो जिसको हैम रेडियो कहा जाता है। भारत में कब का उपयोग हुआ है? 2004 हिंद महासागर में जब सुनामी आ गई थी, और 2013 उत्तराखंड में जब ग्लेशियर ब्लस्ट हुआ था, आपको याद होगा केदारनाथ आपदा, उसी के दौरान। हेनरिक हर्ट्ज द्वारा खोजी गई यह दीर्घ तरंग धैर्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग संचार प्रणाली में उपयोग की जाती है। यह सरल रेखा, लाइन ऑफ साइट, आयन मंडलीय परावर्तन या उपग्रह रिले के माध्यम से संचारित होती है, जिससे लंबी दूरी तक संचार संभव होता है। यह वायरलेस संचार तकनीक का एक मुख्य आधार बनता है। वायरलेस संचार इससे किया जा सकता है। पुरानी तकनीक है, लेकिन उपयोग होता है कब, तो आपको बता ही दिया कि जिस प्रकार की आपदाएं आ जाती, जहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन काम नहीं करता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ISS आपको पता ही है, वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर कैसा जीवन है उनका, इसके बारे में तो हम लोग क्या ही करेंगे पढ़ करके। और नेक्स्ट जो इसमें है वो MCQ दिया हुआ है, जो आपको मिल जाता है वीडियो के जरिए। जैसे महिसागर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आरावली पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसको मैं करवाता भी हुआ MCQ वीडियो में, यही सब MCQ करवाता हूँ। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।